मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स ऑफ चैनल माइंड योर साइंस। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर चंद्र प्रकाश के साथ। आपका सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। और ये जो आपकी क्लास अभी लगेगी, क्लास मतलब ये जो हमारा ऑनलाइन जो सिस्टम है वो आज का विषय रहेगा नीट एंड जेईई मेंस स्पेशल 2020। और जैसे कि आप जानते ही हैं हम यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और कल तक हमने हेज़नबर्ग प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चंस किए थे और आपने कुछ प्रैक्टिस भी किए होंगे क्वेश्चंस, साथ साथ कुछ और भी प्रैक्टिस करते रहें जिससे कि जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पर चली जाए। मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी हो पा रहा है मेरी तरफ से शेयर कर रहा हूँ। और आप भी अपना जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन टाइम पे यूटिलाइज़ करें। और घर पे हैं आप सारा दिन, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेबल बनाकर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तुम सोचोगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल्स के इनके एक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, वो आपको मैं भी लिखवाऊंगा, वो आपने नोट डाउन करने हैं। वो हमारे वैसे उसमें नहीं हैं। हम जब टॉपिक पढ़ते हैं उसमें तो हम सिर्फ बोर्स मॉडल पढ़ते हैं कि भाई एटम जो है हमारा एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट के अंदर घूमता है, सेंटर पार्ट के अंदर मास है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। और बताया था बोर्स मॉडल के अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स है ना एनर्जी गेन करता है, लूज़ करता है जब तक वो एक अपनी ऑर्बिट में रहता है, लेकिन जब वो जंप करता है हायर ऑर्बिट में तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो नीचे फॉल बैक करता है तो एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो ये थी सारी बोर्स एटॉमिक थ्योरी की बातचीत। लेकिन इन बातचीत से हमारा जो मेन नीट और जेईई के क्वेश्चंस है वो इससे टोटली डिफरेंट है। वो अलग फॉर्मूलेस पे बेस्ड है। उन फार्मूलास को मैं आपको लिखवाऊंगा, उन्हीं के क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो आपने ये जो है ये नोट डाउन करना है। आपको मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब मैं सीधा आपको टॉपिक पे लिए चलता हूं। तो ये आपने डाटा लिखना है। ये डाटा आपको वैसे नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट इन द बुक्स इन दिस। तो कम्पिटिटिव बुक्स में तो मिल जाएगा लेकिन उसमें नहीं मिलेगा। मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वी आर स्टडिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसकी ब्रीफिंग मैंने अभी आपके साथ की। बट ब्रीफिंग के साथ ये जो टॉपिक है ये टोटली डिफरेंट है और इसमें से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ एन अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्ज़ाम। तो ये बहुत ही आपने ध्यान से करना है। क्या है पहला रिलेशन, नंबर 1 लिखूँगा, रेडियस RN इज़ इक्वल टू, ध्यान से लिखना है बेटा, 0.0529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, सिंगल नॉट z स्क्वायर। और ये हमारे पास जो है ये क्या है हमारा, नैनोमीटर्स में ये यूनिट है, नैनोमीटर्स, ये ध्यान रखना है, नैनोमीटर्स में बेटा। और हमारे इसी का ही वैल्यू है एक और 0.0529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, और ये किस में है, डिग्री आंसरॉन के अंदर। तो ये दो फॉर्मूलेस आपने लर्न करने हैं रेडियस के बेटा। तो ये आपको डाटा लर्न करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसमें ये डाटा यूज़ होगा बेटा। इसके बाद आप आ जाए वेलोसिटी v इज़ अ वेलोसिटी, v है ये हमारा, या फिर c फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसका जो वैल्यू है ये क्या है, 2.188। ये पूरा डाटा आपको लर्न होना चाहिए, इंटू 10 की पावर 6। और इसमें भी हमारे पास है z अपॉन n, इसमें z अपॉन n है बेटा, ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड, इट इज़ इन मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट्स हर जगह चेंज कर करके देगा तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा एनर्जी, तीसरा हमारे पास है एनर्जी। ये आप देख रहे होंगे ये थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चंस मतलब आर्टिकल्स नहीं है। क्या होता है अभी बताया मैंने, एनर्जी n2 माइनस n1, मतलब ऑर्बिट 2 से जब एनर्जी n1 निकाला जाता है तो उसका ये एनर्जी निकलता है। और ये भी हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसका भी फॉर्मूला है बेटा, इसका भी फॉर्मूला आप नोट करेंगे, इज इक्वल टू बेटा व्हाट,
इट इज़ वैल्यू -13.6। माइनस क्यों होता है ये भी मैं आपको अभी शेयर करूँगा। z स्क्वेयर, z का स्क्वेयर है बेटा ये, और 1/n2 की पावर ट्वाइस -1 n1 की पावर ट्वाइस। तो ये भी आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे हमारा पर एटम। ईवी आपको पता ही है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट्स भी साथ साथ बता रहा हूँ, पर एटम। तो ये पूरे का पूरा आपने नोट करना है। दिस इज़ दिस टॉपिक। अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल एनर्जी के निकालने के आते हैं। टोटल एनर्जी के भी फॉर्मूलेज आपने नहीं किए हुए हैं, तो इसके बाद आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। ये सारा डाटा कैलकुलेटेड है। माइनस क्यों मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं आपको पहले इसके फॉर्मूलेज लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपको माइनस की वैल्यू बताऊँगा, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, कि इसका अभी याद रहेगा, मैं इसलिए लिख देता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, ये अभी इसके बाद डिस्कस करूँगा। पहले मैं आर्टिकल पूरा कर देता हूँ। टोटल एनर्जी अगला है हमारा चौथा पॉइंट, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी TE बोलते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़। और इसके बाद एनर्जी के दो रिलेशंस हैं जो कि आपने लर्न करने हैं बच्चों। तो ये भी आपको डाटा, ये सारा का सारा जो फॉर्मूलेज हैं ये बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18। ये ध्यान से लिखने हैं बेटा, z का स्क्वेयर, जूल्स पर एटम इज द नाउ यूनिट, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है बेटा, n का स्क्वेयर। तो इधर ही लिख दिया मैंने साइड पे, जिससे कि आपको याद रहे। और वेलोसिटी इन दिस केसेस, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.189 इंटू 10 की पावर बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारा डाटा जो है आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। अब टोटल एनर्जी के रिलेशंस के न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा फॉर योर नीट एंड जेई एग्ज़ाम्स। तो इसके फॉर्मूलेज भी आपको कैसे याद करने हैं वो अभी आपके सामने मैं लिखूंगा। तो यू विल लर्न दीज फार्मूलाज। तो दीज फार्मूलाज आर नॉट गिवन इन योर बुक्स, ये फॉर्मूलेज हमारी बुक्स में नहीं हैं। तो ये स्पेशल आपने अलग लिख के रखना है। ये जो सेक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ ये अलग है बेटा टोटली, तो इसको ध्यान से आपने नोट डाउन करना है जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्टिव में नहीं है, ऑब्जेक्टिव में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी अगेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ, नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बार बार यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया गया है, इसका मतलब मैं अभी आपको बता देता हूँ। और ये आपने आर्टिकल पढ़ा भी हुआ है थ्योरेटिकली, तो पता होना चाहिए भाई नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे मन में, सर ने ये नेगेटिव क्यों लगा दिया उठा के, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है हमारा बेटा, और ये अलग अलग हमारे क्या हैं, ऑर्बिट्स है बेटा। और इलेक्ट्रॉन ये हमने बहुत लास्ट में ऑर्बिट है, ये n1 है, ये n2 है बेटा, ये n3 है, दिस इज n4, दिस इज n5, और दिस इज एंड सो ऑन एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है बेटा, दिस इज इन्फिनिटी। ये मैंने इन्फिनिटी का साइन लगाया, क्लियरिटी होगी आपको, ठीक है, आपको विजिबिलिटी ठीक लग रही होगी आज, ठीक है। कुछ वीडियोस में पता नहीं कैसे वीडियोस में थोड़ी सी क्लैरिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो अपनी तरफ से ब्राइटनेस में रिकॉर्डिंग करता हूँ। किसी किसी दिन जैसे बादल का दिन होता है, बादल होते हैं थोड़े से क्या कहते हैं, धूप कम होती है, तो या रात की जो मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं उसमें तो मैंने रात की इसलिए बनानी बंद कर दी है, रात को थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि लाइटिंग्स तो मैंने काफ़ी लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी कभी दिक्कत आती है। तो ये मैं कई बार क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए मैं कई बार चीज़ें दो बार बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इज एट इन्फिनिटी। अब इस इलेक्ट्रॉन को वी वांट टू ब्रिंग टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट, मैं यहाँ पर इसको लाना चाहता हूँ।
आई हैव टू ब्रिंग दिस। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात क्या है बेटा कि जो एनर्जी इन्फिनिटी पे है तो इसकी एनर्जी क्या मानी गई है, इसकी एनर्जी ज़ीरो मानी गई है। ठीक है, ओके। तो इसकी एनर्जी क्या मानी गई है, ज़ीरो मानी गई है। अब इसको मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में सपोज लाना है, तो अब लाने का मतलब है मुझे जैसे कॉपी को कैरी करना है। कॉपी को कैरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे लिफ्ट करना पड़ा। तो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स, तो वी हैव टू डू वर्क, काम करना पड़ेगा, वी हैव टू डू वर्क डन। और वर्क करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी, वी रिक्वायर एनर्जी। अब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ कि मुझे एनर्जी, मेरे अंदर एनर्जी है तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। और एनर्जी मुझे कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है, फूड से मिलती है। तो कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है बेटा। इस बेचारे के पास एनर्जी क्या थी, ज़ीरो थी, लेकिन इसको फिर भी काम करना पड़ा, इसको अंदर आना पड़ा। तो इसकी एनर्जी ज़ीरो थी, तो अब इसकी एनर्जी लगी, खर्च हुई। तो अगर बैंक बैलेंस ज़ीरो हो और उसमें से पैसे मैं निकाल लेता हूँ तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, समझ गए आप, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से पहले एनर्जी क्या थी इसकी, इलेक्ट्रॉन की, ज़ीरो थी। अब इसको काम करना पड़ गया, काम करना पड़ गया तो इसकी एनर्जी किस में चली जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। इसलिए सब जगह पर आपने क्या लगा रखा है बेटा, माइनस साइन लगाया हुआ है। तो ये आपने ध्यान से देखना है, ये माइनस क्यों लगा हुआ है। आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये माइनस कैसे लगा दिया आपने फॉर्मूलेस के अंदर। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियरिटी बताई। तो ये फॉर्मूलेस आपके टिप्स पे होने चाहिए बेटा। तो ये फॉर्मूलेस को आप अपने बॉक्सेस में लिख लें, अलग अलग मैंने फॉर्मूलेस लिखवाए हैं, तो इनको प्लीज़ आपने लर्न करना है, लर्न दीज फॉर्मूलाज, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस निकलने वाले नहीं हैं। तो ये फॉर्मूलेस अगर लर्न होंगे तो आपके काफ़ी मटेरियल, मैं तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही कुछ क्वेश्चंस, लेकिन सारे तो डिस्कस करने पॉसिबल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस आप इन्हीं फॉर्मूले की मदद से आप निकाल पाएंगे बेटा। तो ये थी हमारी ये वाले कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने समझाया। अब मैं आपको इसी के टॉपिक के बोहर एटॉमिक मॉडल के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से करने, थोड़े से टफ है ये वाले। ठीक है, जैसे हमने क्वांटम नंबर के करे थे और हाइजेनबर्ग के करे, कल मैंने क्वांटम नंबर उसकी एनर्जी वाले करवाए, वो थोड़े आसान थे। ये थोड़े से लेवल के क्वेश्चन थोड़े मुझे भी मुश्किल लगे, तो आपको भी मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ध्यान से करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए हम यहाँ पर, और ये 2005 में ये क्वेश्चन आया था। क्या कहता है, एनर्जी ऑफ सेकेंड है बेटा, ये सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए बेटा, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना दिया हुआ है, -328 किलो जूल्स पर मोल। और क्या निकालना है, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर्स ऑर्बिट फॉर फोर्थ बोहर्स ऑर्बिट, ये निकालना है। और ऑप्शंस आर, व्हाट आर द ऑप्शंस, ए ऑप्शन -42 किलो जूल्स पर मोल, बी ऑप्शन बेटा -82 किलो जूल्स पर मोल। आप ध्यान से करते रहेंगे तो हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत टफ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेवल इनके, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेस जो हैं वो हमने पहले नहीं पढ़े हुए, तो ये क्वेश्चन अलग टॉपिक्स पे बेस्ड हैं जो हमारे सब्जेक्टिव में नहीं होते बेटा, तो इसलिए थोड़े से ये मुश्किल लगते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर क्लियर बता रहा है कि सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है, तो सोल्यूशन क्या है, सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट, तो क्या शिफ्टिंग हो रही है, 2 की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, और Z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है बेटा, N, और N की वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई। 2 आ गई, समझ आएगी कैसे, क्योंकि सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है बच्चों। अब फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, क्या फॉर्मूला है बेटा,
फॉर्मूला अभी पढ़ाए हैं, अभी आपके सामने लगाऊंगा, एनर्जी आपको दी हुई है, देखो ध्यान से बच्चों। क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा इसमें, ई एन इज इक्वल टू माइनस 328 वैल्यू इंटू वट एन स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर। एन स्क्वेयर अपॉन क्या है बेटा, एन स्क्वेयर, हाँ बिल्कुल, सॉरी अभी लिखा था, सॉरी बेटा ये गलत हो गया मेरा, z अपॉन एन, z अपॉन एन बेटा, ठीक है, और इसका क्या, स्क्वेयर, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो अब पुट करो वैल्यूज़ यहाँ पर, ठीक है, बड़ा ही आसान है। अब आपको समझ आ गया कैसे शिफ्टिंग हो रही है 2 की, तो ये आ जाएगा E2, मतलब फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, -328, z की वैल्यू 1 का स्क्वायर और n की वैल्यू क्या निकालिए 2 का स्क्वायर बेटा, तो -328 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 ज़ा 4 से काटो बेटा, 4 कितने पे गया, 8 पे और 2 पे, तो माइनस कितना आ गया, -82 किलो जूल्स पर मोल। तो योर आंसर, राइट आंसर इज व्हाट, बी। तो ये आपने इस तरीके से सॉल्व करना है बेटा, ठीक है, आपको क्लियर समझ आ गया। आई हैव यूज द फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया गया है, और ये आपने किस तरीके से करना है ये आपको अभी जस्ट बताया मैंने, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा बेटा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 31st क्वेश्चन, राइट डाउन द 31st क्वेश्चन। इस तरीके के और क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज के अंदर, जो आपके पास कुछ नोट्स वगैरह ले रहे हैं आप, तो वो आपने और करके देखने हैं। तो अभी तो मैं तो सिर्फ सैंपल करके दिखा रहा हूँ आपको, सारे कंप्लीट तो नहीं कवर कर सकते। 31 क्वेश्चन पे पहुँच गए हम, 2004 में आया, पुराने क्वेश्चंस हैं थोड़े से। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted, frequency nu, when electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1 in a हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया है बेटा, और गिवन क्या है, given ionization enthalpy IE of hydrogen is equal to what is this, 2.18 into 10 की पावर -18 जूल्स पर एटम, और H की वैल्यू आप पता ही है आपको क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर 34, जो दी हुई है डाटा वही पुट करो, जूल्स इंटू सेकेंड। और ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 1.54 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड स्क्वेयर। इसके बाद दिया है बेटा बी 1.03 इंटू 10 की पावर 15 प्लस का सेकेंड इनवर्स, और इसके बाद है बेटा सी 3.08 इंटू 10 की पावर 15 अगेन, और ऐसे लिखा है पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है बेटा 2.00 इंटू 10 की पावर 15, और ये क्या है बेटा सेकेंड इनवर्स। तो ये अब कैसे सॉल्व किया जाएगा अभी आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो ये हमारा अगला, तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फॉल कर रहा है N4 से N1 पे, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और ये हमारे को क्या दिया हुआ है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है, और ये क्या दी हुई है, H दी हुई। तो कैसे अब इसको सोल्यूशन में बदलेंगे और क्या इसका राइट आंसर आएगा अभी आपके सामने होगा। तो ये अब कैसे करेंगे, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाएंगे बेटा, इसमें क्या क्या फॉर्मूलेस लगेंगे और कैसे यहाँ ये हमारा
सोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE, जैसा भी मैंने बताया, अभी समझाया था मैंने, इन्फिनिटी से E1, और इन्फिनिटी में मैंने बताया क्या एनर्जी है, 0 होती है और इज इक्वल टू E1। और ये कितनी दी हुई है बेटा, इट इज़ गिवन 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स पर एटम। ये जो गिवन है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो है ये। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, En इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स पर एटम डिवाइड बाय n का स्क्वायर बेटा। और इसके बाद हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, डेल्टा E इज इक्वल टू E4 माइनस E1, E4 से 1 में आ रहा है, और इट इज़ इक्वल टू क्या है, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, 1n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। ओके, अब नाउ पुट द वैल्यूज़, -2.18 इंटू 10 की पावर 18, और ये क्या आ गया बेटा, n2 गैस कौन सा ऑर्बिट है, 4 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, और 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आप समझिए क्या आएगा बेटा, यू सॉल्व दिस, -2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये क्या आ गया बेटा, 1/16 -1/1। ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व कर लेना है आपने, यू विल गेट द आंसर, माइनस क्या आ गया, 2.044 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स पर एटम। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट एनर्जी, ये क्या आई है हमारे पास, एनर्जी आई है, और एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू, और इससे अपन क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डेल्टा E अपॉन H। तो डेल्टा E हमारा आ चुका है, ये वैल्यू है बेटा, ठीक है, 2.044, ठीक है, और क्योंकि ये आप देख रहे हैं प्लस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है बेटा, यहाँ समझ आ गया, इसकी जूल्स पर एटम है, इसकी जूल्स इंटू सेकेंड है बेटा, तो जूल्स क्या कट जाएगा, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, और ये जब इसको सॉल्व करोगे, कर लेना आप यहाँ पर, यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज विल बी द योर आंसर, इट विल बी 3. ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 3.085 इंटू 10 की पावर 34 ऊपर जाके 15 का हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज़ योर राइट आंसर, और ये किसके साथ मैच कर रहा है, आपके सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ये था हमारा अगला न्यूमेरिकल जो आपके सामने है। सबसे पहले आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, एनर्जी निकाली, ठीक है, वैल्यूज़ लिखी, और उसके बाद फॉर्मूला पुट किया, En2 माइनस En1 का स्क्वायर, और एनर्जी का रिलेशन होता है डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू, और इससे हमने क्या निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, तो E इज इक्वल टू H न्यू निकालने के बाद हमने ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल को किया। अब इसके बाद अगला न्यूमेरिकल एनर्जी पे बेस्ड है, अगेन टोटल एनर्जी वाले को पार्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर कैसे करना है। ये थोड़े से न्यूमेरिकल हल्के से टफ हैं, थोड़े से ध्यान से करने हैं, प्लीज़ इनको ध्यान से आपने करने हैं, तो ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे हम पहुंच गए हैं। तो मोस्ट जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं लगभग मैं आपके साथ कराने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि इनमें पेपरों में आए हुए हैं। इन हाइड्रोजन एटम, अगला प्रश्न, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट
स्टेट इज माइनस अगेन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, EM इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन पूछता है फाइंड आउट क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट की आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बेटा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ऑप्शंस क्या हैं बेटा, ऑप्शंस लिखेंगे पहले। ऑप्शंस आर ए क्या दिया हुआ है प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी प्लस है ये भी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी ऑप्शन है बच्चों प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैसे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व आउट होगा, इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या है, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा, डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस 13.6, और आगे क्या होता है बेटा यहाँ पर, इट इज Z स्क्वेयर अपॉन N स्क्वेयर। तो यहाँ पर आप कैसे पुट करोगे, आप समझ गए कौन सी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, सेम ऑर्बिट में लेना है। तो फर्स्ट ही एक्साइटेड स्टेट है, तो माइनस 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1 का स्क्वायर, और n यहाँ पर क्या है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये भी स्क्वायर आ गया, तो क्या आ गया अपने पास माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा। तो ये आपको, ये आप सोचोगे कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, और इसलिए बताया इनके फॉर्मूलेज अलग हैं। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा बच्चों, आपने इस बात को ध्यान रखना है, हमारा जो क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये फॉर्मूलेज में अभी लिखवाया था, अब आप चेक कर सकते हैं फॉर्मूलेज में लिखवा रखा है। तो ये टोटल एनर्जी हमने निकाली है, दिस इज़ द टोटल एनर्जी। तो अब आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट विल बी माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत क्लोज है बेटा, तो आंसर माइनस 13.6 आते ही के बच्चे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे आंसर को। ये आंसर नहीं है बेटा, ये क्योंकि हमने टोटल एनर्जी निकाली है, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो योर राइट आंसर विल बी डी। तो ये आपने बहुत ही ध्यान से करना है, जरा सी भी गलती हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम कहोगे क्यों सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है, फॉर्मूलेस लिखवाए हैं मैंने इसलिए कहा लर्न करो, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, ये आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको फॉर्मूलेस लर्न करने, तो उसके बेस्ड ये न्यूमेरिकल था जो आपकी स्क्रीन के ऊपर था, और इसका आंसर मैंने बताया। बहुत ही ट्रिकी है ये क्वेश्चन, और अगर ज़रा सा भी आपको समझ नहीं आया तो ये आपका आंसर ये वाला लिख जाओगे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। और जैसे कि पता ही है नेगेटिव मार्किंग होती है, ज़रा सा गलती होने से आपके बल्कि नंबर लूज़ हो जाएंगे गेन करने की बजाय। तो बहुत ही ध्यान से आपने तैयारी करनी है। अब मैं आपको ये थे इस वाले टॉपिक के, बोर्ड्स के टॉपिक के 3 क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके के कैटेगरी के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम डिस्कस करेंगे डी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। जैसे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ क्या था, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या था, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा क्या होता है लैम्डा होता है, ये h/mv होता है बेटा, और mv क्या है हमारा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके बेटा,
मोमेंटम के। तो ये इसने कहा कि जो भी हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी जो ड्यूल कैरेक्टर आता है उनके अंदर वेव लाइक कैरेक्टर भी होता है और साथ में दे हैव द पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। ठीक है, वेव लाइक कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। और इससे उन्होंने दो इक्वेशंस मिलाई थी। कौन कौन सी बेटा, मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइंस्टीन इक्वेशन और कौन सी बेटा, प्लैंक्स इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हुए ये रिलेशन ड्राइव किया गया था। तो ये आपको रिलेशन याद करना है। इसके साथ एक और छोटा सा फॉर्मूला जो वैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन वैसे फॉर्मूलेज में हमने यूज़ किया हुआ है। एक तो दो फॉर्मूले ये याद करने, तीसरा फॉर्मूला आपने उसमें बुक में नहीं है हमारे पास, ये याद करना है बेटा, ये H अपॉन मास इनटू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि जो हमारे कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इस पे आ जाते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपने लर्न करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको आता है, ये वाला और ये वाला तो आता था। ये तीसरा जो फार्मूला है हमारा, ये तीसरा फार्मूला हमने बुक में नहीं देखा है, तो लर्न दिस फार्मूला ऑल्सो। तो ये जितने भी मैं आपको फॉर्मूलेस लिखवा रहा हूँ, लर्न दिस फार्मूला। तो जो क्वेश्चंस आएंगे इस फार्मूले पे बेस्ड आएंगे, और फिर हम इसीलिए नहीं कर पाते, तभी हमें क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है, क्योंकि बुक में ये फॉर्मूलेस नहीं है बेटा। ठीक है, बुक में ये फॉर्मूलेस नहीं है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। टॉपिक तो इतना ही है, पूरा डी ब्रॉगली रिलेशंस समझा दिया। ड्राइव तो आपने करना नहीं, डायरेक्ट रिलेशंस याद करने हैं। 3 रिलेशंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको लिखवा दिया। आप इन सभी फॉर्मूलेस को लगातार याद करेंगे, तभी आपको फॉर्मूलेज याद होंगे, तो आप ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और बेसिकली जो मैं बार बार समझाता हूँ बेटा, और अपनी जनरल लेक्चर के अंदर भी यही बात समझाता हूँ कि जितने न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स बार बार समझाया जा रहा है, उतनी आपकी ग्रिप टॉपिक्स पे अच्छी हो जाएगी। और बच्चे क्या करते हैं बेटा, मेन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स को तो देखकर डर जाते हैं, और जब न्यूमेरिकल से डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, स्टूडेंट्स डर जाते हैं, तो फिर टीचर्स भी न्यूमेरिकल्स को नहीं कराता। ठीक है, टीचर भी क्या करता है, इन न्यूमेरिकल्स को कराने से हिचकिचाता है कि बच्चों को मुश्किल लगेगा, और मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को भी नहीं कराते। और जब न्यूमेरिकल्स ही नहीं कराते तो फिर क्या होता है बेटा, उनके ये पेपर तो मतलब ही नहीं कि वो क्लियर हो जाए। ये क्योंकि सबके सब न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। आप एक भी देख रहे हो क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं है कि बेटा डाटा निकालना है आपको, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल्स आएंगे। और जितने न्यूमेरिकल्स कर रखे होंगे, जितनी आपकी स्पीडी कैलकुलेशंस होंगी, जितनी जल्दी जल्दी आप फटाफट मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा, समझाया मैंने कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल्स इन योर लाइफ। अगर न्यूमेरिकल्स से डर लग रहा है तो फिर आपके ये कंपटीशन क्लियर नहीं होंगे। तो ये क्लियर आपने अपने आप ही समझ लेना है कि हमारा लेवल नहीं है कि हम कंपटीशन को क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये आपको, और वैसे कोई चीज़ भी संभावना ऐसे नहीं होती कि इम्पॉसिबल। नेपोलियन ने कहा है कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसने वर्ल्ड को कॉन्कर करने की कोशिश करी। नेपोलियन छोटा सा एक देश का, जर्मनी का वो था शासक, लेकिन उसने पूरे वर्ल्ड पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करी। ठीक है, और काफ़ी कामयाब भी हो गया था। तो उसने यही बात की कि जो मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल, आप वैसे भी ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है बेटा, इम्पॉसिबल। इसमें आई एम काट दो, आई एम, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ पॉसिबल बन जाएगा। तो हर चीज़ पॉसिबल है, अगर कि मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल है, तो आई एम आपने काट देना है। तो आई एम काटेंगे तो हर चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी, पॉसिबल। तो ये मैं आपको कोई डरा नहीं रहा। आप सोचिए कि भाई न्यूमेरिकल्स में डरा रहे हैं सर, न्यूमेरिकल्स टफ लेवल पे होते हैं, थोड़ा सा उसकी तैयारी अलग करनी पड़ती है। और आप देख भी रहे कि कंपटीशन में हम क्यों नहीं कर पाते। अब मेरे ऑब्जेक्टिव इस वाले लेक्चर को अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाने लगूंगा तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर से आपका डिफरेंट होगा, क्यों, वहाँ तो हमें थ्योरेटिकल पढ़ाना है जो मेन बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है प्रिस्क्राइब। अब ये फॉर्मूला जैसे था, ये नहीं है वहाँ फॉर्मूला, तो नहीं मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मैं ऐसे नहीं कहीं आपको झूठ बोल दूँ कि सर वहाँ पर भी फार्मूला पढ़ाया था मैंने, आपको याद होना चाहिए। तो कहीं फॉर्मूलेज नहीं है हमारे, तभी हमारे निकलते। अब चलो आप क्वेश्चन करते हैं। 33वां क्वेश्चन है, 2010 में आया है। मास इज़ गिवन
मास दिया हुआ है 0.66 किलोग्राम, केजी में दिया हुआ है, बढ़िया है, एसआई यूनिट है। वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और यूनिट्स होती है जूल्स पर सेकेंड। और निकालना क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकाली जाए तो क्या ऑप्शंस हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर -32 मीटर। ऑप्शन बी दैट इज़ बहुत ही क्लोज है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। इसके बाद ऑप्शन सी 1.0 इंटू 10 की पावर -35 मीटर्स। और ऑप्शन डी ये भी बहुत क्लोज है, 1.0 इंटू 10 की पावर -32 मीटर। अब इसमें से राइट आंसर कौन सा है अभी हम निकालेंगे। तो अब आप देखेंगे कैसे इस न्यूमेरिकल को करेंगे बेटा, तो आप समझ रहे होंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू दी हुई है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। मास दिया हुआ है कितना, 0.66 और ये कितना है 100। ओके हो गया, समझ आ गया। तो आप क्या करें बेटा, अगर आप यहीं पर ही कैलकुलेट कर देते हैं, 66 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 10 कर दिया बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 66 आ गया। 66 से 66 कैंसिल हो गया। ये जाके ऊपर क्या हो जाएगी, प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर -35 मीटर। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है अब आपको समझ आ चुका है कौन सा राइट आंसर है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप भी आते हैं जो आपके सामने तक बिल्कुल आपको लगा होगा कि ये तो सर बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। तो इसके जो हमारे डी ब्रॉगली रिलेशन के हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। इसके क्वेश्चंस आपने और प्रैक्टिस खुद करने हैं, ठीक है, आपके सामने करके बताया तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चंस बिल्कुल निकल जाएंगे। एक फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले को लर्न करना है। अब हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, बैंड ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी बताया गया था। इसमें ये फॉर्मूला आपने याद करना है बेटा, दिस इज कॉल्ड है रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फार्मूला आपने लर्न करना है। क्या है ये रिडबर्ग फार्मूला, En इज इक्वल टू, अगेन माइनस माइनस आपको बता दिया क्यों होता है, 2π² me4 टाइम्स डिवाइड बाय n² अपॉन s² बेटा, एंड इट इज़ इक्वल टू -RH रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n का स्क्वायर। n का स्क्वायर है बेटा, ये n है। इसका मतलब ये जो चीज़ पूरी की पूरी है, आप समझ गए कि r जो है यहाँ पर क्या है, 2π² me4 अपॉन n² उधर ले गए s²। तो ये हमारा क्या है, इट इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट। तो दिस इज़ द कॉल्ड एज, अभी बताया क्या है ये, रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है बेटा, जैसे कांस्टेंट होती है हर एक की वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू है, 21.8, ध्यान से नोट करनी है, 21.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स इंटू जूल्स पर एटम, नॉट इंटू पर एटम, जूल्स पर एटम। तो दिस इज़ द वैल्यू फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नहीं पढ़ी थी, वहाँ पर तो हमने बाल्मर और इस सीरीज़ है वो बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला और आपने लिखना है। अब देखिए ध्यान से, अब आगे इसको फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और इसको ये लर्न करने हैं फॉर्मूलेस, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे बेटा। तो ये राइट डाउन दीज टॉपिक्स, ये हमारे वैसे नहीं है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट जो भी आपके सामने है, 1 अपॉन n की वैल्यू n2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट 1n1 का स्क्वायर। अब इसको हमने रीअरेंज कर लिया
तो R कॉमन आ गया बेटा, और ये बन गया ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस फिर यहाँ पर आ गया 1n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब इसी से ही आगे फ्रीक्वेंसी, एक तो ये फॉर्मूला लर्न करना है, मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ। ये मार्क दिस फॉर्मूला। तो ये आपने कैसे किया, मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे किया आपके सामने। तो ये आपने लर्न करना है प्लीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ गया, बाहर आ गया, और ये माइनस का इधर चला गया। अब इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी पढ़ी क्या होती है, डेल्टा ई अपॉन एच। एच न्यू होता है और ई की वैल्यू अभी पुट की 21.8 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू है बेटा 6.62 इंटू 10 की पावर -34। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला फिर से 1n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिया गया बेटा, और ये आ जाती है वैल्यू 3.29। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अगर डायरेक्ट पूछे इंटू 10 की पावर 15, और नीचे है हमारे पास यूनिट्स, इसकी सेकेंड इनवर्स आ जाएगी n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर, और यूनिट्स आर सेकेंड इनवर्स। तो ये भी आपने फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है, ये आपने फिर से लर्न करना है। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये ध्यान से देखने वाली बातें हैं। ये आपके क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में नहीं है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, और इसीलिए बच्चे ये कर नहीं पाते हैं, उनको ये इनके फॉर्मूलेज नहीं पता होते। ये सारे मैंने फॉर्मूलेज काफ़ी सारे मेहनत करके ये नोट्स बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद बेटा ये हमारी वैल्यू, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ी सी ये आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक और फॉर्मूला बनाना है वेव नंबर का बेटा। वेव नंबर भी पढ़ाया था मैंने आपको। वेव नंबर तीसरा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था बेटा। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बार, और फ्रीक्वेंसी बार इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सी। तो बेटे अब ये क्या हो जाएगा, आप समझ गए। ये वैल्यू आपने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी 3.28 इंटू 10 की पावर 15, और ये पूरा रख लें 1/n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, और c क्या है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8। इसकी यूनिट है यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, और इसकी यूनिट है मीटर और सेकेंड पर सेकेंड से कैंसिल हो गया, मीटर जाके ऊपर प्लस हो जाएगा। और इसको जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये दोनों को काटेंगे इसको वैल्यू को, तो ये क्या आ जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी, डायरेक्ट याद करना है, इसको सॉल्व करने नहीं बैठना, 1.096 इंटू 10 की पावर 7, और 1n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, और यूनिट्स आर मीटर इनवर्स। तो ये आपका वेव नंबर का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये भी आपने लर्न करना है, दिस इज़ फॉर 7। तो ये आप इनमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज में ये करने हैं। और अब इसके बाद अभी इसको, ये जो वैल्यू है हमारी रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर होती है। अभी मैं इसको आगे कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट डाउन द फॉर्मूला। क्लियर, समझ आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू RH 1/n1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर, और दिस इज़ फ्रीक्वेंसी बार। और कहता है वेयर R इज़ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, ये क्या है 1.0, यही 96 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। और इसको सेंटीमीटर्स में जब कन्वर्ट किया गया बेटा, तो सेंटीमीटर में क्या आता है 109,700 सेंटीमीटर्स। तो ये थोड़ा सा आपने मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करनी है। तो ये था हमारा ये वाला पूरा आर्टिकल रिडबर्ग कांस्टेंट के ऊपर। ये आपने पूरा का पूरा आपने नोट डाउन करना है, ये ध्यान से करने वाला टॉपिक है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा स्पेक्ट्रम का,
और इसमें क्या स्पेक्ट्रम का अभी जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन फॉर्म में ही बताऊंगा, ठीक है। कौन सी सीरीज़ क्या है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा सारा का सारा, ये नोट डाउन कर लें, पूरा का पूरा मैथमेटिकल आर्टिकल्स हैं, ये फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नाउ वी विल एक्सप्लेन अबाउट द जस्ट लाइक एन क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है बच्चों, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन ए पर्टिकुलर, किसी का भी पूछ सकते हैं, इन ए पर्टिकुलर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो कितनी लाइंस आती है ये पूछी जा रही है, तो आपको इसमें याद रखना है बेटा, इसके आंसर्स हैं लेबेन सीरीज़ के अंदर कितनी होती है 1, लेमन के बाद आती है बाल्मर सीरीज़, इसमें होती है 2, इसके बाद आती है पैशन सीरीज़ 3, देन वी हैव ब्रैकेट सीरीज़ 4 एंड लास्ट इज परफेंट सीरीज़ 5। तो ये किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है। देन वी हैव ब्रैकेट, ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए, और लास्ट इज परफेंट सीरीज़ दैट इज़ वी हैव 5। तो ये किसी भी सीरीज़ के लाइंस पूछी जा सकती है। तो ये कैसे करना है ये आपके साथ मैंने शेयर किया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल की, सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल और कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर फिर बड़े हो जाते हैं, बच्चों को देखने में दिक्कत आती है। तो अब हम पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स। तो अगला आर्टिकल है हमारे पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेन शेल followed by subshell and then orbitals of an atom। तो ये हमने डिस्कस करना है ये वाला क्वेश्चन बेटा, ठीक है। और इसके लिए आपको बता देता हूँ 3 रूल्स हैं, आपको पता भी है, एक स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था और जिसके क्वेश्चंस भी कराया था, अब्यू प्रिंसिपल, देन वी हैव हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, थ्योरेटिकल है ये सारा का सारा, आपको आता है, मैं सारा आपको ब्रीफ कर दूंगा। और तीसरा बेटा क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये 3 आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। अब्यू प्रिंसिपल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट में आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, और जिसके लिए आपको पता ही है, मैं रब करके बता भी देता हूँ कि क्या आपको याद होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो किस पे बेस्ड है वो भी समझाऊंगा। 1s देन 2s 2p, 3s 3p 3d, पता है आपको सभी को, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, देन 6s 6p 6d 6f एंड 7s 7p 7d 7f। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे काट देते हैं, और ये कैसे निकाला है इसके लिए हमने रूल यूज़ किया है बेटा, क्या, n+l रूल, इट इज़ बेस्ड अपॉन n+l रूल। तो ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को, n+l रूल के ऊपर ही बेस्ड है। किसी की भी एनर्जी निकाली जा सकती है, जैसे सपोज करो आपको ये मालूम करना है 3p और 3d दे दिया आपको, और पूछता है किसकी एनर्जी ग्रेटर है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, क्योंकि फिलिंग किसकी करनी है, लोअर एनर्जी की। तो अब देखें बेटा, n की वैल्यू ये
थ्री पी है, सॉरी बेटा, 3p एंड 3d, तो दोनों सेम हो गए थे। तो n की वैल्यू 3 हो गया। p आपको याद है, कैसे याद करना है, टिप्स में होनी चाहिए। l की वैल्यू 0s, l की वैल्यू 1p, l की वैल्यू 2d, l की वैल्यू 3f। ठीक है बच्चों, तो p इसमें क्या है 1 है, तो कितना आ गया टोटल 4। इसमें क्या आएगा 3 प्लस d कितना है 2, 5। तो आप जान ही चुके हैं 4 इज़ लेस देन 5, तो इसका मतलब किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है। तो अब आप देख भी लेते हैं, कंफर्म भी कर देता हूँ मैं आपको। 1s पहले भरते हैं बेटा, फिर आपके पास कौन सी आती है 2s आती है। ध्यान से मेरे साथ देखते रहें, आपको समझ आएगा। फिर क्या आता है बेटा 2p आता भी है आपको, ये नहीं कि मैं करके प्रैक्टिकली सबको करा रहा हूँ कि जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको नहीं समझ आएगा, तो अगर उन्हें +1 में ठीक नहीं पड़ा है 2p 3p, इसके बाद आएगा बेटा 4s और उसके बाद आता है बेटा 3d। तो आप देख चुके हैं कि 3p की फिलिंग पहले है और 3d की बाद में, और वो क्यों है, आपकी एनर्जी लेवल। अब इसी को उठा लेते हैं कि ये कैसे पता लगा 4s और 3d, ठीक है, किसकी ज़्यादा एनर्जी है। 4s में n की वैल्यू 4, 0 4 आ गया। इसका कितना है 3 प्लस d के लिए 2 कितना आ गया 5, तो पता लग गया d जो है ज़्यादा बड़ा है। अब अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए, दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, कैसे आएगी, अब ज़रा देखो। अब जैसे आप देखें यहाँ पर 3p और 4s दोनों की सेम आ रही है, तो इसमें कैसे करना है अभी आपके सामने दोबारा प्रैक्टिकल है। ऐसे तो आंसर आपके सामने दिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको दोबारा करके बता देता हूँ। जैसे 3p और 4s दे दिया आपको, इसमें बहुत पूछता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसमें क्या है बेटा 3 प्लस p के लिए 1 कितना आ गया 4, इसमें 4 प्लस 0 4, तो ये दोनों सेम आ गई। लेकिन जब सेम आ जाती है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है किसका बड़ा है। प्रिंसिपल 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या हुई, ग्रेटर हुई बेटा, एनर्जी ग्रेटर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, और ये जो अब प्रिंसिपल है वो n प्लस एल रूल पे आधारित है, जो कि मैंने आपको पूरे ढंग से समझा दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी करेंगे बात, अब हम बात करेंगे हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। कहते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी करनी है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d n f subshell takes place only when it has one electron in each ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब तुम कहोगे सर ये कैसे जी, ये समझाओ जी हमें। और ये भी ध्यान रखना है जो उसके स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। जैसे p सबशेल की बात करते हैं, p है बेटा एक x y z, ऑर्बिटल 3 हो गए। अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो क्या करता है एक बच्चा, 2 इधर भर देता है, 2 इधर भर देता है। और रूल क्या कह रही है, आपने सबसे पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर देता है। तो ये भी गलत है और यहाँ पर भी गलती हो गई। अब क्या गलती हो गई कि ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया जाएगा उनके स्पिन क्या होने चाहिए, ऑपोजिट। तो ये हमारा राइट है, ये हमारा रॉन्ग है। ऐसे ही आप आ जाओ डी में बात करते हैं। डी में हमें 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, डी है ये हमारा। और कैसे करनी है, बहुत ही आसान है, अब आपको समझ आ चुका है। एक बच्चा क्या करता है, 2 यहाँ भर देता है, 2 यहाँ भर देता है, 2 यहाँ भर देता है, तो उसका क्या हो गया क्वेश्चन गलत। क्यों, उसने इस बात को ध्यान नहीं रखा कि सबसे पहले सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, 5। अब छठा इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, ये कोई गलत नहीं है। बोले कि इस बच्चे ने यहाँ करे, क्योंकि ये क्या होते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। तो अगर किसी ने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो इसमें कोई गलत नहीं।
लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी ठीक है। अगर वो कर भी देता है ऐसे, देखो ध्यान से, सारी बातें आपने एक एक चीज़ कंपटीशन के लिए हर एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो अगर वो कर भी देता है, ऐसे कर देता है, तो उसका क्वेश्चन क्या होएगा, गलत होगा। तो ये थी हमारी कौन सी, हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का यही मतलब है कि जो इनके स्पिन है वो क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। अब इसके बाद लास्ट रह गया बहुत ही आसान, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसकी बात हमने पहले भी की थी कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कितने, 2, और साथ में कंडीशन है विथ ऑपोजिट क्या, स्पिन। स्पिन कैसे होंगे, ऑपोजिट। तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है, उनके स्पिन ऑपोजिट। सिंगल भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन तो एक ही भरोगे बच्चों, अगर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो क्या होएगा, 0, कुछ भी भरोगे नहीं। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर एक बात और भी समझाई गई थी, जब आपको मैंने क्या पढ़ाया था, क्वांटम नंबर्स, कि एक इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, पहले 3, पर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होएगी, ऑलवेज डिफरेंट। ऑलवेज डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या होएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये +½ है तो ये क्या आएगा, -½ तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की सेम हो सकती है, लेकिन जो चौथी क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा अलग होती है। तो ये था आज का टॉपिक जो आपके साथ मैंने शेयर किया, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। बेटा बोहर्स के क्वांटम थ्योरी के जो एप्लीकेशंस की थी, उनके अलग फॉर्मूलेस थे, उनको थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना है। फिर एनर्जी कैलकुलेशंस की वैल्यूज़ मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको डी ब्रॉगली के तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स है, वो तो आप कर लेंगे, वो और भी प्रैक्टिस करके देखना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर रिडबर्ग कांस्टेंट की बात हमने की, तो उसके हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़ाए, एनर्जी निकालने का, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर का, और फाइनली उसकी वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की। और उसके बाद उसकी जो सीरीज़ होती है उसके अंदर, तो इसका हमने न्यूमेरिकल अभी नहीं कोई करा, मिला नहीं मुझे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपने, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल आपको इस टाइप का मिलता है तो यू विल डू दैट न्यूमेरिकल्स। और इसी प्रकार से आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। लास्ट में मैंने आपको फिलिंग के रूल्स बताए, जो कि ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में भी आए थे, अभी एंडिंग में भी है ये, ठीक है। तो अब्यू प्रिंसिपल, देन वी हैव पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड देन वी हैव द हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, तो जो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे बच्चों। तो इसी तरीके से आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाकी जो सर्विस केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, उनको भी देखते रहें। +2 का जो लेवल है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है, और जब +1 के थोड़ी वीडियोस अभी मैंने इसलिए स्टॉप की हुई है कि +1 के भी क्लासेस नहीं लग पा रही है। तो जैसे ही उनकी वीडियो, अभी फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट करके डाली हुई थी, वो तो कंप्लीट है मेरी, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह अभी नहीं स्टार्ट किए मैंने, तो लेकिन ये आपको काफ़ी सारा मैंने आपको मटेरियल आपको दे दिया जेईई मेंस के लिए। तो आप जब वो वीडियोस डालूंगा तो वो वीडियो सब्जेक्टिव आप देख लेंगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो इसी से ही मैं आप इस कहीं से आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।